बाज़ार की यात्रा देखें इस बीच तो लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं, घूम फिर कर के वापस। तो बीते हफ्ते कुल मिलाकर के फ़ायदा तो रहा, बढ़त तो रही, जो 42 100 150 के आस-पास पिछले हफ्ते बंद हुआ था, उसके मुकाबले इस समय अगर 42 420 पे है, 22 420 पे है, सॉरी, 22 144 से 22 100 420 पर, तो थोड़ी-सी बढ़त है, हल्की बढ़त है निफ्टी में कुल मिलाकर के। लेकिन अगर मिड कैप के लिहाज से देखें, स्मॉल कैप के लिहाज से देखें, तो वहाँ पर ज़रूर हमें एक अच्छा हफ्ता देखने को मिला है। और लगातार ये बात पूरे हफ्ते देखने को मिली कि सेंसेक्स निफ्टी जहाँ एक दायरे के अंदर बंधे रहे, वहीं अगर मार्केट ब्रेड्थ देखें, यानी चढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात देखें, तो वो लगातार अच्छा बना रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड हाई फिर से बनाए इस हफ्ते के दौरान। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ से बाज़ार की आगे की दशा-दिशा, चुनावी गर्मी भी लगातार बढ़ ही रही है, चढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे मौसम का पारा चढ़ रहा है और साथ में चुनावी गर्मी भी चढ़ रही है। इन सब के बीच में आगे अगले 1-2 महीने बाज़ार में कैसे दिख रहे हैं आपको? जी, नमस्कार। देखिए, शुरुआत में पहला स्टेटमेंट देता हूँ जो सब कुछ बता देगा और वो है कि सब कुछ ठीक है। अब ऑल इसके इज़ वेल। आगे ऑल इज़ वेल। अभी इसके बाद एक-एक कड़ी जोड़ते हैं। तो इसके पहले के एपिसोड्स में भी जो भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तब भी समझा चुका हूँ मैं कि क्यों निफ्टी या तो कंसोलिडेट करेगी, जो नैरो इंडिसेज़ हैं वो कंसोलिडेट करेंगे या थोड़ी बहुत बढ़त उनमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेन राइज़ आना चाहिए वो मेरा अंदाज़ा पहले भी वही था, आज भी यही है कि स्मॉल कैप में एक लार्जर एडवांटेज लोगों को मिलेगा बिकॉज़ डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो मिल ही रही है, साथ में जो रिज़ल्ट का सिनेरियो है ब्रॉडर मार्केट का, तो जैसे ऑटो, बैंक्स ये सब के रिज़ल्ट्स मुझे कहीं से भी खराब नहीं लग रहे हैं, तो ये कभी भी पॉज़िटिविटी बनी हुई है। तो इसको देखें कैसे? इंडेक्स चूँकि एफआई सेलिंग रुक नहीं रही है, इसलिए इंडेक्स किसी लेवल पे बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन बायस अभी भी अपवर्ड है। तो धीरे-धीरे अपवर्ड स्लोपिंग जो चैनल हमारा इंडेक्स का चल रहा था, मेरे हिसाब से वो भी मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन रिलेटिव एडवांटेज जो मिलेगा वो मिड कैप और लार्ज कैप में स्मॉल कैप में मिलेगा। अभी भी इसी थियरी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ध्यान ये रखना है कि अगर निफ्टी में 22,000 या 100-200 पॉइंट नीचे सिक्योर्ड है, तो धीरे-धीरे बाय एट डिप से कंटिन्यूड रहेगा, ये मार्केट ऊपर चलता रहेगा। बिल्कुल, तो बाज़ार ऊपर चलता रहेगा तो हमें किन स्तरों का ध्यान रखना है, कौन से लेवल्स की उम्मीद करनी है और कहाँ पे हमें थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है। ये सारी चीज़ें समझेंगे अभी आपसे और उसमें सबसे पहले अगर हम निफ्टी की ही बात कर लें, तो यहाँ पे हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि बीते हफ्ते 20 डे मूविंग एवरेज के साथ लगातार खिलवाड़ चलता रहा इसका। पहले ही दिन इसने 20 डे मूविंग एवरेज को पार किया गैप के साथ, लेकिन ये ऊपर एक हैंगिंग मैन जैसा कुछ बना और उसके बाद फिर हमें अगले 4 दिनों में थोड़ा एक दायरे के अंदर का कारोबार, दायरे को तोड़ने की कोशिश हुई गुरुवार को, लेकिन शुक्रवार को फिर से वापस नीचे लौटे, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे ही एक बार फिर से टिक गए, यानी सहारा लेने की कोशिश वहाँ पे नज़र आई। तो क्या अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, इन दोनों में से किस पर आपका ज़्यादा भरोसा रहेगा कि भई इसको हम फ़ॉलो कर सकते हैं बाज़ार की चाल समझने के लिए? जी, सुमेश, आप मुझे सुन नहीं पाए क्या? हेलो? लगता है सुमेश जी का वीडियो फ्रीज़ हो गया है और कनेक्शन उनके साथ कुछ टूटा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जी, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कनेक्शन टूटा है, तो थोड़ी देर में वो हमारे साथ फिर से वापस जुड़ते हैं। तब तक मोटे तौर पे बाज़ार के लिए उन्होंने जो पहला ही वाक्य कहा कि ऑल इज़ वेल, तो उस ऑल इज़ वेल के पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ेगा और उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऑल इज़ वेल के बीच में हमें कहीं पे अगर कुछ अपने लिए लकीरें खींच कर रखनी है,
जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेंड चैनल बना हुआ है और उस ट्रेंड चैनल को हम लोग पिछले कई सप्ताहों से फ़ॉलो कर रहे हैं और उसका हमें एक नतीजा भी देखने को मिला है। ये ट्रेंड चैनल एक बार को तो थोड़ा-सा ब्रीच हुआ था और उसके बाद फिर वापस उसके अंदर निफ्टी ने प्रवेश किया और उसके बाद अ, एक दायरे के अंदर हम पिछले कुछ समय से बने हुए चले आ रहे हैं। तो सवाल जो पूछना है सोमेश जी से अभी, जब वो वापस जुड़ते हैं हमारे साथ, तो वो सवाल यही होगा कि भई इस ट्रेंड चैनल को पार करने का और निफ्टी का नया रिकॉर्ड बनाने का जो परिदृश्य है, वो कब रहेगा? इस बीच लगातार बड़े नतीजे भी आ रहे हैं, तो उन सब की भी बात करेंगे। जैसे अभी बैंकिंग क्षेत्र से कई नतीजे मेरे ज़हन में हैं, मेरे ध्यान में हैं, जो ताज़ा-ताज़ा आए हैं, उन सबको समझना पड़ेगा। जी। चलिए, अब सोमेश जी वापस जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ सेकंड्स के अंदर वापस हमारे साथ जुड़ जाएँगे और सोमेश, लगता है कि नई जगह पर जो तकनीक है, वो थोड़ा-सा आँख मिचौली खेल रही है आपके साथ। सॉरी, वो एक इंटरनेट फ़ेल हुआ, फिर मैंने अभी दूसरा कनेक्ट कर लिया है। तो जी, लाइफ़ में यही बैकअप प्लान जो है ना, ये हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हाँ, ये बिल्कुल, शेयर बिल्कुल बाज़ार प्लान में कुछ बैकअप प्लान लेकर के चलते हैं क्या? 100% बिना बैकअप का कुछ भी नहीं होता। हाँ, शेयर नहीं, बाज़ार में नहीं, अब एक एग्ज़ाम्पल के लिए हाँ, कोई मतलब ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं, लेकिन मान लीजिए एक रिलायंस का शेयर है, उसमें मैंने पैसा लगा रखा है, तो उसका बैकअप प्लान क्या है? उसका बैकअप हमेशा स्टॉक मार्केट में जो बैकअप होता है, वो एलोकेशन होता है। एक सिंगल स्टॉक का एक्सपोज़र एंड वन टाइम एक्सपोज़र इन द स्टॉक। तो पहले एक स्टॉक में कितना एक्सपोज़र दिया जाए और उस एक टाइम के एक्सपोज़र को कितने टुकड़ों में लिया जाए, वही बैकअप प्लान होता है। बिकॉज़ अगर एक बारी में एक स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोज़र दे दिया, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोटक बैंक का ही ले लीजिए। अभी 1 दिन में 11% नीचे आ गए और कोटक बैंक में आपने 15% का एक्सपोज़र लिया हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लस कोटक बैंक 1800 पे है, तो आपको अगर 5% 7% जो भी लॉकेट करना है, उसका कितना अभी फर्स्ट टाइम दें और कितना पैसा बचा के रखें कि थोड़ा प्रॉफ़िट कुशन है, उसके बाद हम फिर उसमें थोड़ा और रिस्क और बढ़ाएँ उसमें रिस्क कोशंट बढ़ाएँ। यही होता है हमारे स्टॉक मार्केट का बैकअप प्लान। ये कितना प्रोपोर्शन दें और कितने टुकड़ों में उसको हम दें। जी, कई बार बैकअप प्लान पहले से थोड़ा बेहतर ही होता है क्योंकि अभी जब आप दोबारा जुड़े हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी विज़ुअल क्वालिटी जो है, वो पहले से थोड़ी-सी तो बेहतर ही है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे निफ्टी में कि 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज, अभी कहाँ पे नज़र रखनी है नए हफ्ते में और किसके टूटने पर चिंता करनी है? देखिए निफ्टी में मेन 22,000 जो लेवल है ना, 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, ये रेंज रखना ज़रूरी है क्योंकि जो सपोर्ट है वो आपका 22,200 22,200 से शुरू तो हो जाएगा। लेकिन कई सिचुएशन में 22,000 भी सपोर्ट बन सकता है या 1-200 पॉइंट का ब्लिप भी नीचे हो सकता है। तो मैल पहले मार्कर बनाइए 22,000 को 22,000 को और उससे 200 पॉइंट ऊपर नीचे का डेविएशन ले लीजिए। चाहे तो ये ऑसिलेशन रेंज भी आप ले सकते हैं 22,000, 22,200, 22,000, 21,800 यही रेंज है। इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। इसमें यही होगा कि अगर 22,000 रह गया तो शायद स्टॉक मार्केट में मोमेंटम फिर से लौटेगा, ये ज़्यादा लगता है। मेन मोमेंटम जो है, जो आपको और तेज़ वाला है, वो 22,700 के ऊपर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर निकलने के बाद फिर हमें किन स्तरों का ध्यान रखना है? क्योंकि इससे पहले आपने पिछली बार शायद 23,000 तक की भी बात की थी। तो 23,000 या उससे आगे कहीं और? मैंने अपनी जो ट्रैजेक्टरी रखी है ओपन, वो 24,200 के ऊपर तक की रखी है। लेकिन इन बिटवीन कई जगह पे ये इंडेक्स रुकेगा और उसमें सबसे पहला होगा 23,000
और जैसे-जैसे ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल मूव करता हुआ दिखाई देगा, उस हिसाब से ये 23,000 का भी एक्सपेंशन होगा टुवर्ड्स 20 कितने 23,500। तो अभी इस 2 मार्कर को रख लेते हैं, पहला 23,000 और फिर 23,500 और फिर इवैल्यूएट करते हैं और फर्दर अपसाइड कितना रहेगा, लेकिन माइलस्टोन 24,000 के ऊपर में है 200 पॉइंट 300 पॉइंट। ओके, तो ये रही बात निफ्टी के लिहाज से, जहाँ पे हमें ऊपर के माइलस्टोन्स का ध्यान रखना है, लेकिन उसमें एक शंका रहेगी कि भाई ठीक है, चुनावी गर्मी बढ़ रही है और चुनावी अनिश्चितता के बीच में अगर बाजार एक बार फिर से मतलब अ, अंतिम चरण के मतदान के समय आपको नए रिकॉर्ड स्तरों पर, नई ऊंचाइयों पर बाजार नजर आया, कहीं भी हो, वो 23,000 पे हो, 24,000 पे हो, कहीं भी हो, अगर नई ऊंचाइयों पे ही नजर आया और नतीजे जो हैं वो बाजार के अनुमानों से, आप कई बार कह चुके हैं कि भाई 272 के ऊपर की कोई भी संख्या आपको कोई परेशान नहीं करती है, कि 272 के ऊपर 273 हो या 400 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाजार के सेंटिमेंट के हिसाब से तो फर्क पड़ ही जाएगा ना वहां पे। सेंटिमेंट के हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, पहली चीज़ बताऊँ कि इलेक्शन में अभी जिस तरह से मार्केट हेवी जा रहा है, किसी भी तरह की न्यूज़ अगेंस्ट एनडीए, बीजेपी प्लस जितने भी अलाइड पार्टीज़ हैं, ये मार्केट पे प्रेशर डालेगी ही डालेगी। तो शॉर्ट टर्म जिटर्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये चुनाव के क्या परिणाम होंगे, किसी को नहीं पता है। तो ये मान के चलिए कि इलेक्शन में अगर किसी भी तरह का झुकाव अगेंस्ट करंट गवर्नमेंट होता है, तो तकलीफ है बाजार को। लेकिन वो तकलीफ शॉर्ट टर्म की है। अब वो शॉर्ट टर्म की तकलीफ 5% की है कि 20% की है, इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़रूर तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर से फंडामेंटल्स वापस आ जाएँगे, बिकॉज़ इलेक्शन लॉन्ग टर्म में मार्केट को डिफाइन नहीं करता है। तो क्या नतीजों से पहले, चुनावी नतीजों से पहले, क्या पोर्टफोलियो को थोड़ा कहीं हल्का करके रखने की ज़रूरत है? क्या कुछ कैश पे बैठने की ज़रूरत ल लगती है आपको, या कोई ज़रूरत नहीं है? बाज़ार की चाल अभी जैसी दिख रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहें? इसका जवाब बहुत साधारण नहीं हो सकता है। अगर आपका नज़रिया सिर्फ़ ट्रेडिंग का है या 3-6 महीने का है, तो आपको कैश तो बना के रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप कैश बना के रखेंगे, तो फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मिस भी होंगी, तो उसके लिए फिर क्रिब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आपने स्टॉक स्पेसिफिक काम किया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में हो सकता है आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आपका नज़रिया कैसा है? आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा है? स्टॉक स्पेसिफिक है या जेनेरिक है? या मार्केट में जो न्यूज़ में आ जाता है, ये चला, वो चला, सब चला, वैसा है, तब तकलीफ़ ज़्यादा है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, थोड़े समय के लिए आपको तकलीफ़ होगी। अगर कैश है तो उसमें और ऐड कीजिए और फिर उसको 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो उस तरह से इस मार्केट को डील करना चाहिए। जी।